नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। आज सिनेमा संवाद की कड़ी में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान फ़िल्मकार के बारे में, जो दरअसल सिनेमा को उसी उद्देश्य से देखा जिन्होंने, जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि सिनेमा सिर्फ़ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये बात जिस फ़िल्मकार ने अपने सिनेमा के ज़रिए, अपनी हर फ़िल्म के ज़रिए हम तक पहुँचाने की कोशिश की, उस महान फ़िल्मकार का नाम है ऋत्विक घटक। और ये 2025 का साल ऋत्विक घटक की जन्म शताब्दी का वर्ष है, यानी कि 1925 4 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ था तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। घटक का जन्म बंगाल के तब के बंगाल के ढाका में हुआ था, यानी उस समय बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था। और उनके जन्म के बाद जब वो युवा हुए और पढ़ने के लिए कोलकाता की तरफ आए, और उस समय जब भारत का विभाजन हुआ, तो उस विभाजन ने, उस विस्थापन ने जो उनको निजी स्तर पर जो पीड़ा पहुंचाई, अपनी जड़ से उखड़ने का दर्द और अपने बेघर हो जाने का जो एक दर्द था, वो जो उनकी स्मृति में दर्द हुआ, जिसने उनको हृदय के बहुत गहरे स्तर तक छुआ और जो उनकी कहना चाहिए चेतना का हिस्सा बना रहा आजीवन, वही चीज जो है उनके सिनेमा में हमको लगातार देखने को मिली। वही पीड़ा, वही तकलीफ, पूर्वी पाकिस्तान जो उस समय था, पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों की जो तकलीफ थी, वो कहीं न कहीं जो शरणार्थी होकर के आए थे भारत में, वो कहीं न कहीं उनको ज़िंदगी भर सालती रही। और वो एक ऐसा ज़ख्म था जो ज़िंदगी भर रिश्ता रहा। और लेकिन उस एक तकलीफ ने कैसे अ, एक महान सिनेमा की रचना की, ये आज हम उस पर बात करेंगे। घटक की जो 3 बहुत मशहूर फ़िल्में हैं, मेघा ढका तारा, कोमल गांधार और सुवर्ण रेखा, उनको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सिनेमा के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्मों की श्रेणी में रखा जाता है। और वो इंसान के भीतर की जो तकलीफ़ है, जो जैसा मैंने कहा कि अपनी जड़ से उखड़ जाने का जो एक दर्द होता है, वो जो उसको ज़िंदगी भर परेशान करता रहता है, वो उसकी कहीं न कहीं तर्जुमानी करती हैं और दर्शक को लगातार एक झकझोरती हैं। वो घटक का सिनेमा ऐसा नहीं है जो आपको एंटरटेन करे, घटक का सिनेमा ऐसा है जो आपको झकझोरता है। तो आज घटक के सिनेमा पर बात करने के लिए, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी शख्सियत पर, उनके जो असर, उनका जो असर रहा है हिंदी सिनेमा पर, भारतीय सिनेमा पर रादर, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं। हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ प्रोफ़ेसर इरा भास्कर हैं, सिनेमा स्टडीज़ की प्रोफ़ेसर रही हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं। हमारे कार्यक्रमों में हमेशा ही शामिल होते हैं। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर और बहुत वरिष्ठ समीक्षक, दशकों से हिंदी सिनेमा की समीक्षा का काम कर रहे हैं। हितेंद्र पटेल साहब हैं, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सवालों पर निरंतर हमारी चर्चाओं में शामिल होते हैं, सिनेमा में गहरी रुचि रखते हैं। इरा जी, सबसे पहले आज मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि घटक की जो बात मैंने अपनी प्रस्तावना में कही, उसको आप थोड़ा-सा हमारे आज के दर्शक के लिए से, क्योंकि आज मैं ये सवाल लेकर के चल रहा हूँ कि ऋत्विक घटक का पुनर्पाठ, या कह लीजिए कि ऋत्विक घटक के सिनेमा को रिकॉल करना, उसको फिर से देखना, रिविज़िट करना उनकी फ़िल्मों को, आज के दौर में क्यों ज़रूरी है? जबकि हम देख रहे हैं कि सरकार के स्तर पर हमको बार-बार याद दिलाई जा रही है कि भारत का विभाजन जो है वो एक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सरकार मना रही है। और विस्थापित लोग जो हैं वो बाहर से आने वाले लोग जो शरणार्थी हैं या जो भी हैं, वो एक घुसपैठिया नाम का एक शब्द है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दर्ज हो गई हैं। तो एक राजनीतिक शब्द भी बन गया है कहीं न कहीं वोट लेने के लिए, एक और अपने विरोधियों पर प्रहार करने के लिए। तो ऐसी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के बीच में, सांस्कृतिक जो हमारे बीच में इस समय चल रहा है, ऐसे में ऋत्विक घटक का सिनेमा हमारे लिए क्यों ज़रूरी और क्यों प्रासंगिक हो जाता है? मैं आज आपसे इस चाहूँगा कि आप इस पर शुरुआती अपनी टिप्पणी रखें। बाकी विद्वानों से फिर बाद में हम इसी विषय पर राय लेंगे। इरा जी। बहुत शुक्रिया अमिताभ। जैसे कि आपने कहा ऋत्विक घटक
सिर्फ भारत के नहीं, सिर्फ इंडिया के नहीं, बट विश्व के एक महान सिनेमा कलाकार हैं। और ये रिकग्निशन उनको, ये पहचान उनको बहुत देर से मिली, उनकी मृत्यु के बाद मिली। फिलहाल जब वो फिल्म बना रहे थे, उनकी 8 फीचर फिल्में हैं और कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। उसमें से सिर्फ एक फिल्म मेघेरा का तारा, अंग्रेजी में द क्लाउड कैप्ड स्टार, एक ही फिल्म है जो कि हिट हुई थी, बाकी सारे फिल्में उनके फ्लॉप हुई थी। और मैं यहाँ, आपका जो प्रश्न है वो मैं बाद में आना चाहूंगी, उस पर मैं बाद में आना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा संदर्भ जो है, कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहती हूँ ऋत्विक घटक का। ऋत्विक घटक की पहली फिल्म जो है वो है नागरिक, और ये है नागरिक। और ये नागरिक जो फिल्म है ये शूट हुई थी 1952 में, 1950, मतलब पौथेर पांचाली से 3 साल पहले। और पूरा हिस्ट्री नहीं बताना चाहूंगी मैं अभी, क्योंकि समय की पाबंदी भी है। लेकिन ये फिल्म गायब हो गई, मतलब शूट हुई 1952 में, बट वो फिल्म गायब हो गई। और कैसे गायब हुई, क्या हुआ, उसकी नेगेटिव को ही प्रोड्यूसर ने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया और ये फिल्म गायब हो गई। और फाइनली 25 साल के बाद 1977 में ये फिल्म का पुनर्जन्म हुआ। मतलब कि जो नेगेटिव तो जल गई थी, जला दिया गया था, और बहुत मुश्किल से 1975 में या 6 में एक बहुत ही मतलब सॉर्ट ऑफ ब्रोकन वर्जन ऑफ द फिल्म, पॉजिटिव प्रिंट मिला कोई कहीं कोने में पड़ा हुआ एक लैब में, जिस व्यक्ति ने उठा के फिर पीके नायर जो डायरेक्टर थे नेशनल फिल्म आर्काइव के, उनके पास पहुंचाया गया या उनको बुलाया गया, आई डोंट नो व्हाट द डिटेल इज। और वो फिर जब फिल्म को उन्होंने देखा तो देखा कि अरे ये तो ऋतिक घटक की फिल्म है। तो फिर बड़े मुश्किल से, क्योंकि उस पॉजिटिव प्रिंट का हालत बहुत खराब था, और उससे उसको पहले रिपेयर वगैरह करके उन्होंने एक ड्यूप नेगेटिव बनाई, क्योंकि पॉजिटिव से प्रिंट नहीं बन सकता है। ड्यूप नेगेटिव, उस पॉजिटिव से ड्यूप नेगेटिव बन के वो उससे एक पॉजिटिव प्रिंट बना, एक से ज्यादा पॉजिटिव प्रिंट्स बने, जो कि 1977 में रिलीज हुई थी ऋतिक घटक की एक और फिल्म के साथ, तीताश एकटी नोदिन नाम। ये 2 फिल्में, तीताश जो कि या हो सकता है वो जुक्ति हो, आई हैव टू चेक दैट, हो सकता है जुक्ति के साथ हुई थी। बट 2 फिल्मों की रिलीज एक ही वीक में बंगाल के थिएटर्स में हुई थी। तो ऋत्विक घटक, कहने का मेरा मतलब ये है कि ऋत्विक घटक की पहली फिल्म का गायब हो जाने से इंडियन हिस्टोरियोग्राफी पे काफी बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि दुनिया जो है वो ऋत्विक घटक को जान नहीं पाई, वो सत्यजीत रे को जानी 1955 के बाद। 1956 में जब उनको अवार्ड मिला कान में एज बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट, उसके बाद से सत्यजीत रे को लोग जानने लगे, ऋत्विक घटक को नहीं जानते थे। और मैं ये भी बता दूंगी कि इंडिया में भी बंगाल के अलावा उनको लोग नहीं जानते थे। मैं खुद, मेरा पहला जो उनसे मिलन था एक तरह से, was 1979 इन द फिल्म आर्काइव इन पुणे। जब मैं वहाँ कोर्स करने गई थी तो एक स्क्रीनिंग लिस्टेड थी मेघेरा का तारा, और मैंने सोचा ये कौन सी फिल्म है, कैसी फिल्म है, इंडियन फिल्म है, मुझे तो नहीं मालूम है। सो 1979 में वो फिल्म, क्योंकि आर्काइव की स्क्रीनिंग थी तो ऑब्वियसली आर्काइव को तो पता ही था कि उनकी 77 उन्होंने खुद ही रिलीज किया था तो नागरिक को। तो वहां मैंने फिल्म देखी, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ लोग मिलके, मदन गोपाल सिंह और सफदर हाशमी, और मैं सफदर हाशमी का खास यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, उनका नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि सफदर हाशमी को ऋत्विक घटक को वो पहचानते थे, वो बंगाली भी बोलते थे। और हम तीनों ने मिलके 1981 फरवरी में पहला कंप्लीट रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ ऋतिक घटक फिल्म किए थे यहाँ दिल्ली में, आईटीओ में जो सिनेमा ऑडिटोरियम है वहां पे, और पूरी इंडिया से लोग आए थे। उसके बाद ऋत्विक घटक लंदन में फिल्म फेस्टिवल हुआ, पेरिस में फिल्म फेस्टिवल, सो 82, 83 के बाद से वो फेस्टिवल्स में दिखाए जाने लगे। कई सारे फिल्म्स जो थे वो सबटाइटल भी नहीं थे, तो मुश्किल थी। और ये हिस्ट्री जानना जरूरी है, क्योंकि इसका जो असर है वो भारतीय सिनेमा का इतिहास कैसे लिखा जा रहा है
और कैसे लिखा गया था और अब कैसे लिखा जा रहा है, उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और आप जान के हैरान रहेंगे कि जब मैं पीएचडी करने न्यूयॉर्क गई थी, 1993 की एक वर्ल्ड सिनेमा पे किताब छपी थी रॉबर्ट क्लार्क की। 1993 को मैंने बड़े उत्साह से मैंने देखा कि उसमें इंडिया कहाँ है, इंडिया का मेंशन कहाँ है। तो उसमें सिर्फ सत्यजीत रे का मेंशन था, और एक कहा गया था कि सत्यजीत रे, और 2 लाइन मृणाल सेन का था। सत्यजीत रे के अलावा ये सारे जो भारतीय सिनेमा है वो पेड़ों के अराउंड घूमना और गाना गाना और एंटरटेनमेंट सिनेमा है। तो मतलब 1993 तक दुनिया में ये जानना जरूरी है कि कौन था इंडियन फिल्म मेकर, सत्यजीत रे। उसके अलावा सारे जो थे कबाड़ थे, यूजलेस थे, मेन स्ट्रीम थे, और उसका भी कोई वैल्यू नहीं था। और तब से लेके आज क्या आप प्रोग्राम कर रहे हैं। कल मैं कलकत्ता जा रही हूँ, मेजर कॉन्फ्रेंस है ऋतिक घटक पर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि ये 40 सालों में घटक की जो घटक की सिनेमा का जो महत्व है, और उनको क्रेडिट मिल रहा है जो काम उन्होंने किया है। तो इस बात से मैं शुरू करना चाहती हूँ, और क्यों आज जरूरी है वो लास्ट में मैं बोलूंगी। बिकॉज अगर आप मुझे 2-3 मिनट और दे तो मैं थोड़ा सा उनके सिनेमा के बारे में भी बोलना चाहती हूँ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिनेमा क्यों जरूरी है, अगर आप कहें तो मैं अभी बोल सकते हैं या बाद में। नहीं बिल्कुल, आप बोलिए वही मूल तत्व है। बिल्कुल, हाँ बोलिए जी। तो आप ऑलरेडी उन्होंने आपने उनका परिचय कर दिया है एज अ फिल्म मेकर, जो कि पार्टीशन पे बहुत मतलब ट्रिलॉजी के बारे में आपने जिक्र किया है। इस किताब में जो मैंने पहले दिखाया है, मैंने लिखा है इसमें घटक पार्टीशन क्वार्टेट। और घटक की सारी पार्टीशन ट्रिलॉजी क्यों लोग बोलते थे, इतने सालों क्यों बोले, क्योंकि उस वक्त नागरिक जो थी वो फिल्म थी ही नहीं, वो घूम गई थी, वो फिल्म थी नहीं, किसी ने नहीं देखा था नागरिक को। और जब नागरिक को जब 1977 में उसकी स्क्रीनिंग हुई, फिर भी उसके बाद 1 हफ्ते बाद वो फिर से मतलब मोरलेस गायब हो गई। जब ये डीवीडी पे, वीसीडी पे और वीडियो पे, सॉरी नॉट वीसीडी, वीडियो पे रिलीज होने लगी, तो 90s में नागरिक फिर से मतलब उसका सर्कुलेशन होने लगा। एंड जस्ट वन पॉइंट कि नागरिक उनकी पहली फिल्म है, वो कहते नहीं है कि ये पार्टीशन की फिल्म है। इट इज अ फिल्म अबाउट कलकत्ता के बारे में, सिटी फिल्म है। और यहाँ पे हमें याद रखना है कि कलकत्ता शहर का क्या हाल था। 1943 में 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। कलकत्ता वाज द कैपिटल, आई मीन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द ब्रिटिश राज। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। 43 में बिकॉज ऑफ द वॉर मैन मेड फैमिन हुई, जिससे 3 मिलियन पीपल वर डाइड इन बंगाल। एंड 1947 में विभाजन हुआ। तो ये these 3 events taken together अगर हम देखें तो 1940 की दशक जो थी वो इंडिया के लिए भी बहुत मुश्किल दशक थी, और बंगाल के लिए बहुत खास तरह से। और यही दशक है जिसमें ऋतिक घटक बड़े होते हैं। तो बंगाल फैमिन का और पार्टीशन का, दोनों का, और वॉर का भी, क्योंकि आप सुवर्ण रेखा में देखेंगे वो वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र भी होता है। एंड अ ब्यूटीफुल वेरी एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंस है सुवर्ण रेखा में। तो ये शहर जो है वो पूरा मतलब भर गया था लोगों से बाहरों। और यहाँ जो है शरणार्थी या घुसपैठिया, जो घुसपैठिया शब्द तो ऋतिक घटक के लिए लोग नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सारे हिंदू थे जो आए थे वहां से, कम ही मुसलमान थे। आजकल घुसपैठिया मुसलमानों के लिए यूज होता है। और हिंदू राइट विंग जो है उन्होंने कुछ साल पहले ये कहा कि देखो ऋतिक घटक कैसे दिखा रहे हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हमारे हिंदुओं को हुआ था विभाजन के समय में और 1971 के समय में। तो और ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज ऋतिक घटक के जो इन्फ्लुएंसेस हैं उसमें आप देखेंगे वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी है। और मेघे ढाका में सबसे जो वेल नोन बाउल सॉन्ग है वो एक मुसलमान फकीर गा रहा है। और कोमल गांधार में जो अगर वो तस्वीर आपके पास है आप दिखाएं, जिसमें वो अनुसुईया भृगु रेलवे लाइन जो बंद हो चुका है वहां पे खड़े होके बाहर देख रहे उस पार जहां उनका घर था, उसमें जो घर के लिए यर्निंग उनकी है उस वक्त। और उसके बाद और
आप इमेज ट्रैक पे विभाजन देखते हैं, साउंड ट्रैक पे यू हियर सॉन्ग्स ऑफ वेडिंग, मैरिज, शादी के सॉन्ग्स है बंगाली में हो रहे हैं, फोक सॉन्ग्स, और उससे ये पता कौन यहाँ घटक एक कॉन्ट्रापंटल यूज ऑफ साउंड कर रहे हैं, जो कि जो साउंड ट्रैक है वो इमेज ट्रैक से अलग जा रहा है, क्योंकि वो आइजनस्टाइन के फॉलोअर थे। आइजनस्टाइन बिलीव करते थे कि साउंड ट्रैक जो है वो साइकोलॉजिकल रियलिटी दिखाता है, इमेज ट्रैक बिल्कुल अलग वो रियलिटी दिखाता है, साइकोलॉजिकल डिजायर, यर्निंग, लॉन्गिंग, जो उन ऋतिक घटक और बंगालियों का जो घर छोड़ के आए थे उनके अंदर की फीलिंग्स जो हैं, भावनाएं जो हैं, उनको व्यक्त करता है। उसके एंड, उस सीक्वेंस के एंड में जब वो रेलवे ट्रैक पे एब्स्ट्रैक्ट, एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंस है, एक रेलवे पे कोई इंजीनियर जो भी जा रही है और जाके बैरियर में जाके क्लैश करता है, राइट थ्रू दैट जो साउंड आप सुनते हैं, दुहाई अली दुहाई अली दुहाई अली। तो ऋतिक घटक के इन्फ्लुएंसेस इस्लामिक भी थे, हिंदू भी थे, और वेस्टर्न भी थे, और टैगोर भी थे, कालिदास भी थे। तो उनको एक हिंदुत्व आइकॉन बनाना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हिंदुओं को, खास हिंदुओं को लेके उनके दर्द को नहीं दर्शा रहे थे, वो बिल्कुल बंगालियों का दर्शा रहे थे। तो दिस इज बहुत अच्छी बात कही आपने जी। और तो पार्टीशन तो कह रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। ये 4 फिल्मों में उन्होंने डायरेक्टली या एनालॉजिकली, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, एनालॉजिकली मतलब इंडिकेट करते हुए, डायरेक्ट मेंशन नहीं है, और जो लोग जो कैरेक्टर्स हैं वो ईस्ट बंगाल की भाषा भी नहीं बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो शरणार्थियों जैसी ही है। इसका मतलब ये है कि, और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं टू रेफ्यूजी कॉलोनी उस फिल्म में, उस फिल्म में है, और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बाकी कैरेक्टर्स में, गिरा का तारा और कोमल कांधार और शुभन रेखा में जो बोलते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है ईरा जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आपने इस अपनी शुरुआती टिप्पणी में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं घटक के सिनेमा के बारे में, और सिनेमा का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कैसे, और उसका जो पूरी टेक्निक है, तमाम सारी बातें आपने बताया। उसके पीछे छुपी जो घटनाएं हैं, जिसमें आप खुद भी एक पात्र रही हैं, कैसे घटक का रिसरेक्शन होता है हिंदुस्तान में, वो आपने बताया। मुझे उम्मीद है कि जो सिनेमा को गंभीरता से लेने वाले दर्शक हैं उनके लिए ये जानकारियां बहुत लाभप्रद होंगी। मैं परख साहब आपके पास आता हूँ। जो बात अभी ईरा जी ने बताई अपनी टिप्पणी में, और बहुत विस्तार से उन्होंने विभाजन का, विस्थापन का जिक्र किया, और ये भी कि कैसे घटक को एक हिंदू आइकन साबित करने की कोशिश की गई। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऋत्विक घटक जैसा आदमी जो कि इप्टा से जुड़ा रहा, जो कि एक वामपंथी चेतना का व्यक्ति था, और आजीवन वो उस वामपंथी चेतना के व्यक्ति ही रहे सचेत रूप से। और जिन 4 फिल्मों का जिक्र किया ईरा जी ने, उसके अलावा जो फिल्में मुझे याद है, अजांतरिक जैसी फिल्म उन्होंने बनाई, जिसमें कि एक मैन और मशीन का एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन है, जो कि आप कहीं नहीं देखते। मुझे जब मैं मैन मशीन की बात करता हूं तो हमें अपने ही इस कार्यक्रम के दौरान नया दौर पर हुई बातचीत याद आती, जिसमें कि बलदेव राज चोपड़ा ने एक अलग ढंग से मैन और मशीन की बात की थी। परख साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा घटक के सिनेमा का आज के दौर में क्या महत्व है, और कैसे हम 8 फिल्मों की बात कर रहे हैं, 8 फिल्मों में जो ज्यादा मतलब चर्चित 3 फिल्में थी, उनकी बात तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन उनके अलावा जैसे युक्ति तक्को गप्पो की बात है, जहां वो खुद एक पात्र की तरह आते हैं, घटक एक कैरेक्टर है उसमें, और वो पूरी की पूरी जो एक विचारधारा की विफलता है, और अपनी जो एक कहना चाहिए अल्कोहलिज्म है, सब कुछ उसके साथ उपस्थित होते हैं। कैसे आप आंकेंगे घटक के सिनेमा को, उनकी शख्सियत को, परख साहब? सबको नमस्कार। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे सबसे आखिर में मौका देंगे, हमेशा की तरह। चलो कोई बात नहीं। तो ये जिस ईरा जी जिस 1981 के रेट्रोस्पेक्टिव की बात कर रही है, जो दिल्ली में हुआ था, उस रेट्रोस्पेक्टिव में एक दर्शक की तरह मैं भी मौजूद था। मैंने उस दौरान जो भी फिल्में दिखाई गई थी वो सभी फिल्में देखी थी, और मेरा जैसा व्यक्ति, उस समय तक मैंने लिखना शुरू नहीं किया था सिनेमा पर, लगभग साथ ही साथ शुरू किया था। लेकिन मुझे जहाँ तक स्मरण है कि जब मैं फिल्म देखने के लिए गया तो इसीलिए गया क्योंकि ऋत्विक घटक
मेरे लिए काफी बड़ा नाम था और एक बड़े फिल्मकार के रूप में। तो मुझे ये बात थोड़ी सी कम हजम हो रही है कि 1981 के बाद ही ऋत्विक घटक जो है वो लोगों तक पहुंचे। हो सकता है वेस्ट में उतना नाम ना पहुंचा हो, लेकिन पहुंचे थे। और मुझे मालूम है कि उस समय जब ऋत्विक घटक जिंदा थे, उस समय भी हिंदी पत्र पत्रिकाओं में, दिनमान में और दूसरी कुछ पत्रिकाओं में ऋत्विक घटक की फिल्मों के बारे में भी, ऋत्विक घटक के बारे में भी और ऋत्विक घटक के इंटरव्यू भी प्रकाशित होते थे। नेत्र सिंह रावत एक दिनमान में थे जो फिल्मों पर लिखते थे और काफी गंभीर अध्येता थे वो। रेट्रोस्पेक्टिव, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव हुआ था, उस रेट्रोस्पेक्टिव के अवसर पर इसी नाम से, ऋत्विक घटक रेट्रोस्पेक्टिव के नाम से एक छोटी सी पुस्तिका भी प्रकाशित हुई थी। वो पुस्तिका अब भी मेरे पास है तब से, और काफी महत्वपूर्ण है ये पुस्तिका। इसमें ऋत्विक घटक के कुछ आलेख भी है, छोटी छोटी। कुमार शाहनी का एक आलेख है और नेत्र सिंह रावत का। हिंदी में एक ही चीज है, वो नेत्र सिंह रावत का एक इंटरव्यू जो घटक का लिया था उन्होंने, वो भी है उसमें। तो निश्चित रूप से ऋत्विक घटक से परिचित थे, उतना शायद ना हो, या 40 साल बाद आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तब तो वो एक बहुत बढ़िया आइकन, फिल्म आइकन के रूप में हम उनको जानते हैं। रही बात सत्यजीत रे से तुलना करने की, वो मुझे थोड़ा सा गैर जरूरी लगता है। बल्कि एक मानने में यह जरूर हुआ है इन 40 सालों में कि ऋत्विक घटक को फिल्मकारों का फिल्मकार कहा जाता है, जैसे हिंदी में शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। खैर, दूसरी बात यह है कि ऋत्विक घटक जो है प्रगतिशील आंदोलन के साथ बहुत आरंभ से ही जुड़े हुए थे। 1947-48 मतलब देश का विभाजन होने के बाद में जब वो इप्टा में काफी सक्रिय थे, इप्टा में काम करते थे, पार्टी के साथ में, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी काम करते थे। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से उनके परस्पर संबंध थे। ये जिस एक पुस्तक की चर्चा आमतौर पर की जाती है, जो जैसे नागरिक गायब कर दी गई या हो गई, उसी तरह से उन्होंने 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी को एक डॉक्यूमेंट दिया था कल्चरल फ्रंट के नाम से। और वो कल्चरल फ्रंट जो है वो दरअसल उन्होंने कि कम्युनिस्ट पार्टी की संस्कृति संबंधी नीति क्या होनी चाहिए, उसका लगभग 100 पेज का एक बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया था। उससे पहले, ये डॉक्यूमेंट लिखे जाने से पहले अजय घोष, जो उस समय बहुत बड़े लीडर थे, और शायद जनरल सेक्रेटरी भी रहे, उतने जनरल सेक्रेटरी नहीं थे उस समय, उनके साथ उनकी बातचीत भी हुई थी। शायद उसी बातचीत से प्रोत्साहित होकर उन्होंने लिखा था। वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में पहुंचा, उसकी रिसीट भी उनको मिली कि हमारे पास पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद में वो जो है फाइलों के नीचे दबके रह गया। और लगभग 38-40 साल बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य को वो डॉक्यूमेंट मिला और वो डॉक्यूमेंट बाहर आया, और उसके बाद में वो ऋत्विक घटक ट्रस्ट जो था उसको उस तक पहुंचा, और वो बाद में संभवतः 1996 में वो पहली बार प्रकाशित हुआ। अब तो उसके कई एडिशन निकल चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ऋत्विक घटक बिल्कुल ऐसे कोई सामान्य हस्ती नहीं थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी में भी उनका अपना महत्व था, और अगर वो ऐसे ही कुछ होते तो वो चाहे कि डॉक्यूमेंट का नोटिस भी नहीं लिया जाता, उसकी बराबर पावती भेजी गई थी उनको। उसके बाद एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि इप्टा में वो केवल इप्टा के मेंबर नहीं थे, वो इप्टा के अंदर नाटकों का निर्देशन भी करते थे, अभिनय भी करते थे, खुद उन्होंने नाटक लिखे, कहानियां लिखी। तो हो सकता है
कि उनका चूंकि काम सत्यजीत रे की तरह नहीं था। सत्यजीत रे ने तो हिंदी में भी 2 फिल्में बना ली, लेकिन इन्होंने जो है मुख्य रूप से अपना काम उसी में किया, बंगला भाषा में। इसलिए हो सकता है बाहर कम जानते हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिंदी वाले ना जानते हों। अगर हिंदी वाले, हालांकि दोनों ही उदाहरण जो हैं वो बंगालियों के ही है। मुसाफिर फिल्म की स्क्रिप्ट उनसे लिखवाई थी और विमल रॉय ने मधुमती के लिए स्क्रिप्ट लिखवाई थी। ये दोनों पहले से साथ में काम कर चुके थे ऋत्विक घटक के साथ। ऋत्विक घटक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में 1949 में एक फिल्म में काम कर चुके थे और उसके बाद में उन्होंने ये नागरिक के बारे में ईरा जी ने जो बताया उससे जान सकते हैं कि वो फिल्म जो सबसे पहले बनी थी वो सबसे बाद में सामने आई। जहां तक सवाल है ऋत्विक घटक की फिल्मों का, निश्चित रूप से ऋत्विक घटक की फिल्में जो है उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वो बिल्कुल अलग तरह की फिल्में हैं, अलग तरह की इस अर्थ में कि वो जो सबसे पहला फर्क नजर आता है उनकी फिल्मों में वो यह है कि आमतौर पर सिनेमा जो एक दृश्य माध्यम है, उस दृश्य माध्यम के रूप में ही उसका विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन ऋत्विक घटक इस बात पर जोर देते हैं कि सिनेमा केवल दृश्य माध्यम नहीं है बल्कि श्रव्य दृश्य माध्यम है, यानी दृश्य माध्यम भी है और श्रव्य माध्यम भी है। अगर इस बात पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि शुरू से अंत तक, यानी इनकी ऑटो फिल्में जो हैं, इन ऑटो फिल्मों में केवल दृश्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, श्रव्य भी महत्वपूर्ण है। यानी कि संवाद महत्वपूर्ण है, उसके अंदर पार्श्व संगीत महत्वपूर्ण है, उसमें मौन महत्वपूर्ण है। और खुद उन्होंने कहा है कि मौन जो है साउंड ट्रैक का हिस्सा होता है, यानी कि मौन जो है किस तरह का प्रभाव डालता है। मेघे ढाका तारा का जो अंतिम दृश्य जिसमें कि वो पहाड़ पर अपने भाई के साथ में, शंकर के साथ में खड़ी होती है और वहाँ बंगला में वो अपनी जीने की इच्छा को व्यक्त करती है, उससे पहले जब वो ये बोलती है उससे पहले एक काफी बड़ा सन्नाटा सा रहता है और लॉन्ग शॉट है वो, और उस लॉन्ग शॉट से वो फिर धीरे धीरे आता है। तो मेरा अपना विचार है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रतीकों की चर्चा जब हम ऋत्विक घटक की फिल्मों के बारे में करते हैं तो किस तरह से मन के अंतर्द्वंद को, उनके बाहरी और आंतरिक संघर्ष को प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया है। कहीं पर चाबुक चलते हुए, चाबुक की आवाज कई बार आती है, जी बिल्कुल, टकराते हुए, इस तरह के, मतलब इस पर स्वतंत्र रूप से काम किया जा सकता है। इस मामले में वैसे तो बड़े फिल्मकार सभी ऐसा करते हैं। अगर आपको बिमल राय की बंदिनी याद हो तो जिस समय नूतन अस्पताल में होती है और उसके मन में द्वंद चल रहा है, उस समय ठीक वेल्डिंग का काम हो रहा होता है, हथौड़े चलने की आवाजें आती है। तो ये इस तरह से फिल्मकार करते हैं बहुत सारे। लेकिन इनके यहाँ अगर हम देखें तो बहुत ये महत्वपूर्ण एक दो बातें और मैं कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ऋत्विक घटक जो है एक ऐसे वामपंथी फिल्मकार है जो भारतीय परंपरा में से बहुत सारे धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं, फिर खास तौर पर माँ के प्रतीक, महाभारत, जी बिल्कुल, माँ का प्रतीक जैसे दुर्गा का, और दूसरा और स्त्री चरित्र जो है इस दृष्टि से देखें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो स्त्री को दुर्गा के रूप में पेश करना, स्त्री को शक्ति के रूप में पेश करना, खुद उन्होंने ये लिखा है कि मैं उसे धार्मिक रूप में नहीं प्रस्तुत करता हूँ, वो मेरे लिए जो है पूरी परंपरा को एक तरह से वो
पेश करता है। अगर उसे कोई धार्मिक रूप में समझ रहा है तो वो गलत समझ रहा है। तो लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ इस पर भी विस्तार से बात की जा सकती है, लेकिन मैं केवल संकेत देकर छोड़ रहा हूँ। दूसरा यह है कि आप देखेंगे कि उनकी फिल्मों में लोक संगीत और लोक गीतों का बहुत प्रयोग हुआ है, खासतौर पर ट्राइबल जो हैं, ट्राइबल उनकी फिल्मों में बार बार आते हैं, नाचते हुए गाते हुए। उनकी पीड़ाएं भी आती है, उनके जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो। हाँ, और तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि आप देखेंगे कि इनकी फिल्मों के जो कहानियां जहां से लेते हैं वो ज्यादातर मेहनत कश लोगों की लेते हैं। बहुत कम फिल्में ऐसी है जिसमें कि वो पढ़े लिखे या मध्य वर्ग के बीच में जाते हैं, लेकिन मेहनत का शुरू पहली फिल्म में ही देख लीजिए जो रिलीज हुई, अजांत्रिक देखिए है। उसके बाद में वो जो दूसरी फिल्म है उनकी बाड़ी ठेके पा लिए, वहां भी देखिए एक बच्चे की कहानी और बच्चे के माध्यम से उन गरीब लोगों के जीवन को प्रस्तुत किया गया। ये उनकी यहाँ है। मेघे ढाका तारा में भी वो मेहनत कश ही है, वो उसकी नायिका जो है नीता। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो बिल्कुल उनकी फिल्में जो है वो इस दृष्टि से देखी जानी चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर फिल्म के अंदर एक वैचारिक परिप्रेक्ष्य जरूर दिखाई देता है, एक दृष्टि, एक वैचारिक दृष्टि जरूर दिखाई देती है। और वो वैचारिक दृष्टि जो है उनको बहुत सारे अन्य फिल्मकारों से बिल्कुल अलग और महत्वपूर्ण बनाती है। ये आपने बहुत जहां पर लाके छोड़ा है। मैं हितेंद्र पटेल साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि जो पटेल साहब अभी परख साहब ने कहा कि वैचारिक दृष्टि जो है वो ऋत्विक घटक की वो उनको अन्य फिल्मकारों से अलग लाकर छोड़ते थे। इसी मोड़ पर मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि पश्चिम बंगाल से संबंध भी रखते हैं, आप वहां रहते हैं, आपने वहां का जनजीवन भी देखा है, आप वो इसको नजदीक से समझते हैं। तो जो बात सत्यजीत रे के संदर्भ में यहाँ उठाई जाती, जो ईरा जी ने भी कहा और बाद में परख साहब ने भी कहा कि उनसे तुलना का कोई महत्व नहीं, मतलब वो महत्वहीन किस्म की बात है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि ऋत्विक घटक, सत्यजीत रे और मृणाल सेन, ये तीन लोग मिल करके पश्चिम बंगाल के ही नहीं, मतलब भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकारों की एक जो तिकड़ी है वो उसका सृजन करते हैं। ये इत्तेफाक है कि तीनों बंगाल से आते हैं, लेकिन तीनों की फिल्म शैली जो है उसमें क्या कुछ अंतर है। अगर मैं आज के सिनेमा दर्शक के लिए, जिसको कि गंभीर सिनेमा में दिलचस्पी है, मैं बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा हूं क्योंकि ऋत्विक घटक का सिनेमा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, वो आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको गुदगुदाता हो या आपको कहीं कहीं डांस एंड सॉन्ग सीक्वेंस में ले जाए और बहुत रोमांटिसाइज करते हुए ले जाए। वो आपको झिकझोरता है, जैसे कि मेघा ढाकातारा के नायिका का ये कहना कि आमी बांचते चाहिए, यानी मैं जीना चाहती हूँ, जो उसका अंतिम संवाद है। तो वो जो चीजें हैं, मैं आपसे पटेल साहब समझना चाहूंगा कि क्या ये जो सत्यजीत रे और मृणाल सेन और ऋत्विक घटक की बात कही जाती, इसमें आप घटक को बाकी दोनों फिल्मकारों के बरक्स कहाँ रखते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तुलना करें, लेकिन तीनों के सिनेमा का अपना एक अलग अलग अंदाज है, सिनेमा का महत्व भी है। सत्यजीत रे का सिनेमा, उसमें भद्रलोक बहुत अच्छी तरह से उभर कर आता है, एक कुलीन सिनेमा है, एक बड़ा एरिस्टोक्रेटिक मामला है। कलकत्ता ट्रिलॉजी जो है वो मृणाल सेन के पास भी है, और कलकत्ता जो है वो नागरिक में भी उभर करके आता है, जो कि घटक की फिल्म है। लेकिन तीनों के सिनेमा में बेसिकली आप क्या अंतर देखते हैं? नमस्कार। ईरा भास्कर जी और पारक साहब ने जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो सचमुच जो है ऋत्विक घटक को समझने में सहायक है। आपका जो प्रश्न है वो है वैचारिक दृष्टि से, और इन तीनों में इनको कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए। तो पहली बात तो ये है कि वैचारिकता की दृष्टि से अगर विचार करें तो वो अपने समय के जो बड़े सवाल थे, जो 40 के दशक में हिप्टा के काम के दौरान और बिजन भट्टाचार्य के नाटकों के साथ जुड़ करके, फिल्मों से जुड़ करके उन्होंने ग्रहण किया था, उसको एकमात्र वही थे जो लेकर चलते रहे आजीवन।
इसलिए इस अर्थ में मैं कहूँगा कि वो उस चीज़ को भूले नहीं। उनके लिए ये महत्वपूर्ण था कि ये जो अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन है, वो अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन को लेके वो 70 के दशक में भी अपनी फिल्मों में बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो मृणाल सेन से अंतर उनका ये है कि दोनों ही पूर्व बंगाल से आए थे, लेकिन मृणाल सेन ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरे लिए अब जो वर्तमान है वही महत्वपूर्ण है, मैं नॉस्टैल्जिया में नहीं जीता। लेकिन ऋत्विक घटक ने उस नॉस्टैल्जिया को क्रिएटिवली प्रस्तुत किया। यहाँ जी, उनसे एक बहुत फर्क अच्छी बात कही आपने। बहुत बड़ा जी, फर्क है कि वो भूले नहीं उसको। वो इसलिए नहीं भूले कि उनके सबॉल्टर्न पात्र भी नहीं भूले उनको। और ये जो बात पारक साहब ने कही, ये बड़ा गुणात्मक अंतर है दोनों फिल्म सतीश राय से। और यहाँ बंगाल में आप अभी भी लोग मिल जाते हैं, 80 के दशक में तो ज्यादा मिलते थे, जो ये कहते थे कि ऋत्विक घटक जो है सतीश राय से बड़े फिल्मकार थे। ये बार बार मुझे बिल्कुल। सुनने को मिलता था और उनको दबाया गया है। और सतीश राय ने एक बार कहा भी था, आज हिंदू में छपा है, अदूर गोपाल कृष्णन अदूर साहब ने इसका जिक्र किया है कि जब वो उनके शव को देख के बाहर निकले तो जो युवक जवान थे उन लोगों ने उनको कहा कि यू हैव किल्ड ऋत्विक घटक। तो अब ये इससे बड़ा दुख हुआ था सतीश राय को। तो एक कॉन्ट्रास्ट भी है इन लोगों में, और ये सिर्फ कॉन्ट्रास्ट इस बात को लेके नहीं है कि इसमें वो मिडिल क्लास को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं और ये जो है सबॉल्टर्न को देते हैं। मुझे जो लगता है कि समकाल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है इनके यहाँ, मतलब ऋत्विक घटक के यहाँ। उनका जो उस समय का दबाव है वो इतना सुंदर, इतना सीधे आता है उनकी फिल्मों में कि वो उनकी फिल्मों को थोड़ा अलग कर देता है। और इसके उदाहरण के लिए मैं फिल्मों के उदाहरण की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग उस पर बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे हैं और कर चुके हैं। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी आमादेर लेनिन, आमादेर लेनिन। तो उसमें जो वो विचित्र है वो अद्भुत है। मतलब उसको आप यकीन नहीं करेंगे कि लेनिन के बारे में, और वो 70 का जमाना था, 70 के समय की डॉक्यूमेंट्री है। और उसमें जिस तरह से उस वक्त सीपीएम का शासन नहीं था, उस वक्त कांग्रेस का शासन था, और उसमें जो उन्होंने फुटेज दिखाए हैं उन फुटेज से भी ये समझा जा सकता है कि बंगाल अब किस तरफ बढ़ रहा है। यानी समकाल जो है वो उनकी फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्रीज में इस तरह से सीधे उभर करके आता है जो बाकी दोनों में नहीं आता है। उस तरह से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, दबाव जो है, और वो बड़ी तेजी से दिखाते हैं। अभी किसी ने चर्चा की थी कि वो जो उनका जो म्यूजिक है और वो जो हम लोग कहते हैं कि शॉट को एकदम जंप करना, जंप शॉट कहते हैं, वो उसमें जो है कई बातें छोटी सी फिल्म में कह जाते हैं। 20-21 मिनट की वो डॉक्यूमेंट्री है, उसमें वो कह जाते हैं। राम किंकर बैज पर जो उनका वो है पर्सनालिटी, वो जो वो दिखाते हैं, उसमें कितनी बातें वो कह जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऋत्विक घटक को सचमुच समझना चाहते हैं कि 50-51 साल के जीवन में इतनी महान फिल्में बनाना, इतना बड़ा बौद्धिक हस्तक्षेप करना, अगर कोई समझना चाहता है तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझना होगा। और व्यक्तित्व में मैं इसमें वो वैचारिक जो है वो सिर्फ फिल्म में नहीं, मैं आपको एक मुझे लगता है लेख लिखे हैं और बहुत सारे हैं, उनकी कहानियां हैं, उनके नाटक हैं। उन सब के ऊपर बहुत ध्यान से अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग फिल्म मेकर है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अनकॉम्प्रोमाइजिंग इस अर्थ में कि जो दबाव होते हैं उन दबावों को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। और वो कहते थे कि हर कलाकार अपने तरीके से अपना एक स्टेटमेंट देता है और वो उस स्टेटमेंट को देने के लिए वो विभिन्न दिशाओं में जाता है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पारक साहब चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को एक डॉक्यूमेंट लिख करके दिया। अभी अजय जी भी उसकी चर्चा हमसे हो रही थी उनकी पहले। तो मैं समझता हूँ कि 50 साल का जीवन, 50 साल के जीवन में जो उन्होंने किया है
वो एक तरह से बहुत ऐसा इकट्ठा कर दिया है जिस पर की चर्चा होनी चाहिए। दुर्भाग्य हमारा ये है कि उनके बारे में वो 2-3 बातें जो है वो चला दी गई हैं और उनको जो है एक तरह से ऐसा बना दिया गया है कि वो बस वो माइग्रेशन वाले कहानी के ही सृष्टा हैं। वो बहुत अच्छी फैमिली से आते थे, उनके पिताजी मजिस्ट्रेट थे और उनके बड़े भाई 30s के ज़माने में इंग्लैंड से 2 साल की सिनेमाटोग्राफी की ट्रेनिंग लेकर के आए थे और छुटपन से ही इनका संपर्क विजन भट्टाचार्य से लेकर के बिमल रॉय वगैरह सुधीश वगैरह से था। तो ये जो इनकी जो बौद्धिक ट्रेनिंग है वो अद्भुत है और वो चीज़ को वो कैरी करते हैं और अनकॉम्प्रोमाइजिंग ढंग से आगे बढ़ते हैं, अंत तक नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और जी अगर आप अभी चर्चा हो रही थी कि हिंदू और मुसलमान की, तो एक बात से ध्यान दिलाऊंगा अपनी बात खत्म करने के पहले कि अदूर ने भी लिखा है कि वो वैदिक साहित्य के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। बिल्कुल 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 जी जी तो जी। ये ऐसा व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा हो, इतना बौद्धिक हो, इतना बढ़िया हो, वो फिल्में ही बनाता है, ये सौभाग्य की बात है। अगर वो फिल्म ना भी बनाते, उनके एक भाई जो है वो बंगला के बहुत बड़े लेखक हैं। तो ये एक ऐसा परिवार है, उसी परिवार से जुड़ी हुई है महाश्वेता देवी, उनकी भतीजी। बिल्कुल एक अद्भुत हाँ परिवार है। एक परिवार में ऋतिक घटक एक सिनेमा बनाने वाले के रूप में हमारे सामने है और मैं उम्मीद करूंगा, जैसे नेत्र सिंह रावत का जिक्र किया गया, तो ये एक बात मैं बिल्कुल कहूंगा कि उनकी उपस्थिति, उनका प्रभाव, उनकी लेगेसी पर दोबारा से समग्रता में चर्चा करने का एक बहुत बड़ा सहयोग हमारे सामने है। उनकी कहानियां भी हम लोग पढ़ें और उनके बारे में जो मिथ हैं, मैं मिथ की बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बढ़िया आपने। और आपने जो अनकम्प्रोमाइजिंग वाला जो आपने एक फैक्टर जिसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया, मुझे एकदम उनकी जो फिल्म है युक्ति तक्को गौरपो, जिसमें वो खुद, जैसा मैंने कहा था कि वो एक कथा नायक की तरह आते हैं, जो वो अपनी एक तरीके से कहा जाए अपनी नाकामी को स्वीकार कर रहा है। और वो मतलब घटक के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको अल्कोहलिज्म के शिकार थे वो, उनको उनकी अराजकता की बड़ी चर्चा होती है, उनकी शराब की नशे की बहुत चर्चा होती है। तो उसमें वो कहते हैं कि मतलब मैं शराब के लिए झूठ बोल सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ, पर नाम शोहरत और पद के लिए नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब इसको सिर्फ सिनेमा के संदर्भ में ना देखा जाए, ये एक व्यक्ति के जीवन का घोषणा पत्र है एक तरीके से। तो ये बहुत बड़े। अजय जी आपके पास आता हूं, आप क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं घटक के तमाम पहलुओं के बारे में, और जो उनका एक प्रशिक्षक वाला चेहरा है, यानी वो फिल्मकारों के फिल्मकार वाली बात जो फरक साहब ने उठाई थी, उन्होंने एक से एक शानदार फिल्मकारों को ट्रेन किया। मतलब उनके शिष्यों का नाम अगर हम लें, मणिकौल, कुमार शाहनी, अडूर गोपालकृष्णन, जिनका के जिक्र अभी हितेन जी भी कर रहे थे, उनका लेख जो है, और सईद अख्तर मिर्जा और सुभाष घई का भी नाम है, जॉन अब्राहम जो कि मलयालम के एक बहुत बड़े फिल्मकार हुए। तो ये इस तरह के लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है, और जिनके जरिए जो हमारा एक समानांतर सिनेमा या वैकल्पिक सिनेमा है, वो उसकी धारा जो है बहुत समृद्ध हुई है। और सुभाष घई को अगर हम ले लें तो वो कहीं ना कहीं जो एक मुख्य धारा का हमारा सिनेमा है, वो कहीं ना कहीं घटक के जरिए होता हुआ आता है। और घटक के बारे में बताया ही परख साहब ने कि किस तरह से वो विमल रॉय के साथ उन्होंने काम किया था, मुसाफिर की स्क्रिप्ट लिखना, और फिर मधुमती जैसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना, जिसमें कि पुनर्जन्म की कहानी है, जिसके लिए कि हालांकि बहुत गालियां पड़ी थी विमल रॉय को भी और घटक को भी, ये तुम लोगों ने क्या, ये सब क्या प्रगतिशील चेतना के नाम पर ये सब क्या कर रहे हो। तो ये जो चीजें थी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो घटक का स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग है, वो जब आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, आप घटक को वर्तमान संदर्भों में, वर्तमान फिल्म मेकिंग के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को जोड़ते हुए, क्योंकि बहुत अच्छी बातचीत हो रही, बड़ी विचारोत्तेजक बातचीत आज हो रही है घटक को लेकर के, मैं इसमें आपका जो इनपुट है घटक के फिल्मकार के तौर पर, एक ट्रेनर के तौर पर, और जो उनका जीवन रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार आप सभी को। लगभग सारी बातें कवर हो गई हैं, और एफटीआई में तो अभी ये है कि अभी भी जब आंदोलन होता है वहां पर, तो नारा लगता है घटक जॉन ताको बस की, वी शैल फाइट वी शैल विन।
तो और जॉन इसमें जॉन अब्राहम है जो उनके शिष्य थे। तारकोवस्की हम जानते हैं और घटक तो जानते ही हैं। तो मेरी एक छात्र से वहां बातचीत हो रही थी जिसने लेख भी लिखा है अभी घटक के लिए मेरे पास। उन्होंने कहा कि घटक आज भी जिंदा है वहां पर, उस माहौल में घटक की अनुगूंजें हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति सिर्फ 3 साल 4 साल रहा वहां पर और वो भी वाइस प्रिंसिपल रहा, जगत मुरारी जी ले आए थे उनको। जगत मुरारी जी तब प्राचार्य हुआ करते थे और उनके इन्हीं गुणों को लेकर के लिए। दूसरा ये भी था कि वो डिस्टर्ब थे, यहाँ आए थे मुंबई में, फिल्मिस्तान में काम कर रहे थे, उनका काम में दिल नहीं लग रहा था जिस तरह का काम वहाँ हो रहा था। तो वहां से भी परेशान थे, वो जाना चाहते थे। लेकिन उनमें शिक्षक के भी गुण होंगे ये जगत मुरारी ने तय किया उनको और लेकर के गए FTII। और FTII में जाकर के उन्होंने जिस ढंग से, और उसमें कोर्स डिजाइन चल रहा था, कोर्स की डिजाइनिंग भी हो रही थी, कोर्स क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे डिप्लोमा फिल्म बनाई जाए, कैसे ग्रेजुएट फिल्म बनाई जाए। उनमें से 2 फिल्मों का डायरेक्शन खुद घटक साहब ने किया। फियर नाम से है एक, और एक रेंडेवू करके है। और भी बाकी सारे लोगों ने फिल्में बनाई जो जो फ्रांस के इंस्टीट्यूट से इन लोगों ने बहुत प्रेरणा अच्छी ली बात थी कि भाई आपने वहाँ बहुत भी। बहुत बढ़िया जिक्र कर दिया है। फियर फिल्म का जो जिक्र आपने किया, मुझे याद आ गया कि फियर फिल्म में असरानी ने भी काम किया है। घटक की फिल्म में असरानी साहब ने स्टूडेंट के तौर पर काम किया है। जी जी, बहुत अच्छी फिल्म है वो। सुभाष घई ने भी काम किया उसमें। हाँ, तो ये सारी फिल्में और पूरा एक, आपने नाम लिए ही जो मुख्य रूप से, लेकिन मणिकौल उनके मेकिंग से सहमत नहीं थे। मणिकौल की एक किताब है जो उदयन वाजपेयी ने उनका इंटरव्यू किया, अवैध आकाश। अवैध आकाश को आप पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि घटक से मैं कहाँ डिफर करता था। लेकिन ये देखिए, गुरु और शिष्य में बातें होती थी कि मैं आपसे डिफर करता हूँ, बावजूद इसके गुरु उनको परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि उनको बढ़ावा दे रहा है कि हाँ हाँ तुम अपना थॉट विकसित करो, तुम बनाओ। तो ये एक लोकतांत्रिकता उनके विचारों में थी। और इसकी बात, जिस किताब की चर्चा अभी पारक साहब ने की ना, वो किताब है मेरे पास। मैंने उस दिन पटेल साहब को दिखाई थी कि वो ये किताब है, ऑन द कल्चरल फ्रंट। इस किताब को पढ़ते हुए साफ पता चलता है कि उन्होंने एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने की जो आरजू की थी, एक प्रस्ताव बनाया था जिसमें ये तय किया था कि ये सारे लोग जो, इसके सारे चैप्टर्स भी आप देखेंगे ना तो उसके चैप्टर्स के नाम है कम्युनिस्ट आर्टिस्ट एंड पार्टी, कम्युनिस्ट आर्टिस्ट एंड पीपल, कम्युनिस्ट आर्टिस्ट एंड आर्ट, ऐसे करके चैप्टराइजेशन किया गया है। उसमें एक जगह बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं। आप याद रखिएगा, ये बात वो 54 में कह रहे हैं, मतलब 46 25 71 साल पहले। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने इंडियन हेरिटेज का हवाला देकर कहते हैं कि हम भविष्य में विश्व गुरु हो जाएंगे और अपने हेरिटेज को लेकर के ही हम पूरी दुनिया को लीड करेंगे। 71 साल वो प्रोफेसी थी या क्या था, 71 साल पहले जो उन्होंने बात कही थी वो आज हम देख रहे हैं। विश्व गुरु होने का दावा देख रहे हैं, हेरिटेज को फिर से वापस लाने की बात कह रहे हैं, ये सारी बातें हम देख रहे हैं। ये ऋत्विक घटक के यहाँ है। इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने एक चीज और महसूस किया जिस पर चर्चा नहीं हो पाती है। 49 से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके रिलेशन बहुत मधुर नहीं रह गए थे। 49 में ही एक बार कोई उनके सहयोगी थे जिन्होंने इन पर करप्शन, चीटिंग और बाकी शराब पीने की आदत तो थी ही, यहाँ तक कि लड़कीबाजी की भी बात आती है। और ये सारे उन पर इमोरल के होने के बातें रखी गई थी और जिससे ये डर था कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, ये आशंका थी। तो उन्होंने पार्टी को एक चिट्ठी लिखी थी कि मेरे निष्कासन की चर्चा चल रही है और जो तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं सिर्फ मेरे सिवा, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। मुझे लोग बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एक इंक्वायरी बैठने वाली है, ऐसे ऐसे लोग आएंगे। प्रमोद सेन गुप्ता थे उस समय, ज्योति बसु जी का नाम आया है उस डॉक्यूमेंट में, और तमाम ऐसे दूसरे नेताओं के भी नाम आए हैं। जो लोग इनके मामले को लेकर, प्रमोद सेन गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पूरी जांच पड़ताल कीजिए। तो हाँ, प्रमोद दास गुप्ता बाद में आते हैं, पीडीजी। ये उनके जमाने के प्रमोद सेन गुप्ता कोई हैं, दूसरे हैं जिनका बाद में ज्यादा नाम नहीं है। तो ये लगता है कि पार्टी से विमुख होने के बाद या पार्टी से निराश या हताश होने के बाद कहीं ना कहीं वो फिल्म मेकिंग की तरफ फिर गए। नहीं तो वो बहुत एक्टिव मेंबर थे,
संगठन को लेके एक्टिव थे और पार्टी के एक्टिविटीज में एक्टिव थे। इफ्ता में इतने एक्टिव थे, इफ्ता के 7th कांग्रेस के बाद ही ये रिजोल्यूशन लिखा है उन्होंने, जो 54 में मैनिफेस्टो तैयार किया उन्होंने कल्चरल फ्रंट वाला, और ये पार्टी में सबमिट किया गया है। इसमें इनकी पत्नी भी शामिल है और एक दूसरे कॉमरेड है वो शामिल है। 3 लोगों ने मिलकर इसको लिखा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर क्या विचार किया, इसको कहाँ डंप कर दिया गया, क्यों कर दिया गया, इसकी कोई बात नहीं होती है। आप देखें कि जो नागरिक फिल्म की बात हुई, नागरिक फिल्म के बाद से 61 तक लगभग हर साल उनकी फिल्म आती है, और 61 के बाद से एक गैप आता है 4 साल का। इस 4 साल में ही वो मुंबई आते हैं, FTI जाते हैं और फिर लौटते हैं, तो फिर एक फिल्म 65 में लेकर के आते हैं वो। तो इन 4 सालों में बहुत ही डिस्टर्ब रहे वो, और ये अराजकता, शराब पीने की आदत जो भी हो, आज उसको लोग कहें उनके व्यसन के तौर पर लें, उनकी कमजोरियों के तौर पर लें, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि ये सब प्रतिरोध का एक ऐसा तरीका होता है ना, जहां आदमी लाचार हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, तब वो शराब की शरण में जाता है। ऐसे क्रिएटिव आदमी, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, और तब वो कैसे परेशान हाल हो करके इन चीजों को अपनाता है और फिर उसका शिकार होता है। जाहिर सी बात है उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, मुश्किलें बढ़ती हैं, और अगर ये आदत नहीं होती, नशाखोरी नहीं होती उनमें, तो शायद और लंबे समय तक जीवित रहते और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते। जो ईरा जी ने भी कहा, पारक साहब ने भी कहा कि इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन मिथकों को, पौराणिक स्क्रिप्चर्स को और हमारी परंपराओं को लेकर के भारत में लाना और अपनी फिल्मों के माध्यम से उसका सही इस्तेमाल करना। उनके बारे में रे ने कहा भी था, और ऐसा कहते भी हैं लोग कि हॉलीवुड के सिनेमा से हो सकता है वे परिचित हो, लेकिन उसको केयर नहीं करते थे वो, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। जबकि मृणाल सेन और सत्यजीत रे के यहाँ आपको थोड़ा इन्फ्लुएंस बाहर का दिखता है, उनके यहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिखता था। वो उनका सिनेमा, जो इसको हम इंडियन सिनेमा के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, एक इंडियन सिनेमा किस तरीके का सिनेमा हो, उस सिनेमा के जनक हमारे ख्याल से रखा जा सकता है, ऋत्विक घटक को किया जा सकता है, जहाँ मेलो ड्रामा भी है, जहाँ अति भावुकता भी है, सब कुछ है, लेकिन वैसा रियलिस्ट, शुष्क रियलिज्म भी नहीं है जो बाकी जो समांतर सिनेमा में आ गया था, जिसकी वजह से समांतर सिनेमा कुछ समय तक चलने के बाद अपने आप खत्म हो गया, तो वो भी नहीं है वहां पे। वहां एक लिरिकल रस है उसमें, और नदी की तरफ प्रवाहित है वो, और वो सब कुछ दिखाई पड़ता है उनकी फिल्मों में। उदासी स्थायी उनका भाव है, अवसाद उनका स्थायी भाव है, और जो उनके जीवन में भी उतर गया था उनकी फिल्मों में भी है। और जैसा कि सही गौर किया सभी ने, और दूसरे लोग भी लिखते ही हैं कि ध्वनि का इस्तेमाल उनसे बेहतर उस समय तक और किसी ने नहीं किया था। आज तो हमारे पास साउंड के इतने सारे टेक्निक और इतने सारे सिस्टम आ गए हैं, जहाँ स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में भी जो साउंड क्रिएट हो रहा है उसको हम पर्दे पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन बहुत पहले साउंड वाले सारे लोग बताते हैं कि पर्दे पर चल रहे इमोशनल सीन को, या पर्दे पर चल रहे किसी भी भावोत्तेजक दृश्य को जो गति प्रदान करता है, वो साउंड ही करता है, चाहे वो चुप रह के करे या कोई ध्वनि पैदा करके करे। और इसका बहुत सही इस्तेमाल किया है ऋत्विक घटक ने। सही बात है, ऋत्विक घटक का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, बल्कि मूल्यांकन होना चाहिए। पुनर्मूल्यांकन तो तब होता है जब एक बार मूल्यांकन हो चुका हो। अभी तो ढंग से मूल्यांकन भी नहीं हो पाया है, तो वो काम किया जाए। और ईरा जी जैसे जो एकेडमिशियन है, जो लोग उस फील्ड में काम करते हैं, हम लोग तो बहुत ही पॉपुलर जर्नलिज्म वाले लोग हैं, तो हमारे पास उतनी फुर्सत भी नहीं रहती है कि हम पूरा फोकस कर सके इस चीज पर। हमारे लिए शाहरुख खान भी उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐश्वर्या राय भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, आज उनका जन्मदिन है, तो हम वहाँ भी अपना ध्यान भटकाते रहते हैं। लेकिन ये है कि जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि इनका पुनरावलोकन हो। भारत सरकार तो नहीं करेगी, गैर सरकारी संगठन ही मिल करके इसका आयोजन कर सकता है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अच्छी बात है कि कम से कम, बिल्कुल, कम से कम पश्चिम बंगाल की सरकार को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार इस करना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो एक अच्छी पहल होगी, अच्छी पहल होगी अगर घटक, बिल्कुल, हाँ, ईरा जी जा रहे हैं, तो घटक को याद करते हुए, जी भाई,
जी, बिल्कुल। हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी भारतीय सिनेमा से जुड़े जो भी लोग हैं, वो किसी भी फ़ील्ड के हों, अभिनेता हों, लेखक हों, निर्देशक हों, संगीतकार हों या और भी किसी तकनीकी विधा से जुड़े लोग हों, कथाकार हों, पटकथा लेखक हों, हम उनको सामने लाएँ, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ और जैसा कि आज हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा कि घटक अपनी तरह के एक बहुत अनोखे फ़िल्मकार हैं और वो सबसे बड़ी बात है कि वो बार-बार इस बात को आपको याद दिलाते हैं, जो हम अपने शुरुआती वक्तव्य में हर बार कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ़ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो एक ऐसे समय में जबकि आप देखेंगे कि विभाजन की बात फिर से होने लगी है और विस्थापन की बात हो रही है ना? और असमानताओं की बात हो रही है। तो ऐसे समय में घटक जैसे फ़िल्मकार का आप उसको पुनर्मूल्यांकन कहें, मूल्यांकन कहें, आप उसको पुनर्पाठ कहें, जो भी कहें लेकिन घटक जैसे फ़िल्मकार का बार-बार ज़िक्र करना, उनकी सिनेमा को बार-बार देखना, ख़ास तौर से जो 8 फ़िल्में उन्होंने बनाई हैं उनमें किस तरह से वो मानवीय त्रासदी को लाते हैं, अंतर्मन की व्यथाओं को सामने लाते हैं, कैसे वो अंतर्द्वंदों को जो है वो अपने मौन के ज़रिए या साउंड के इस्तेमाल के ज़रिए प्रकट करते हैं या जो प्रतीकों के ज़रिए बाउल सिंगर्स के ज़रिए या जो भी उन्होंने महाकाव्यात्मक प्रतीक लिए जो एपिक्स से लिए, हमारी जो वैदिक परंपराएँ हैं उनसे लिए और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है लोगों के लिए ध्यान रखने के लिए घटक की जो परंपरा है वो कैसे महाश्वेता देवी तक आती है और महाश्वेता देवी के लिटरेचर के ज़रिए हम फिर जो है उनको भी उनके काम को भी फ़िल्मों में ट्रांसलेट होता हुआ देखते हैं, चाहे वो 1084 में की माँ हो, चाहे वो और तमाम फ़िल्में जो उन्होंने बनी है। संघर्ष जैसी फ़िल्म भी उनके काम पर बनी है, जो कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार और बलराज साहनी की फ़िल्म थी, पुरानी फ़िल्म थी। बहरहाल ये बहुत दिलचस्प बातचीत रही है ऋतिक घटक के बारे में और आप सबका इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बहुत विचारोत्तेजक बातचीत है और मैं चाहूँगा कि इस तरह की चर्चाएँ ईरा जी से क्लोजिंग स्टेटमेंट लीजिए जरूर। बिल्कुल, मैं उन्हीं के पास मैं आ रहा था, मैं उन्हीं के ईरा जी के पास ही आ रहा था। मैं चाहता था कि ये ईरा जी जो है वो संक्षेप में इस पूरी बातचीत को समेटते हुए अपनी तरफ से ऋतिक घटक के बारे में क्लोजिंग रिमार्क कहें, जो कि मतलब आज की चर्चा का जिसको बोलते हैं ना कि हासिल और हमारे दर्शकों के लिए उसमें कुछ संदेश हो। जी, ईरा जी। बहुत शुक्रिया अमिताभ। एक्चुअली बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ है आज एंड घटक के सिनेमा पे और उनकी फिलॉसफी पे और उनकी सोच पे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। मैं सिर्फ 2 चीजें ऐड करना चाहूंगी टुवर्ड्स द एंड उनकी सिनेमा के बारे में, उनकी प्रैक्टिस के बारे में। एंड बोलने से पहले मैं प्रोफेसर परख से माफी मांगना चाहूंगी, वो शायद नाराज हो गए कि मैंने कहा कि 80 वाले, मेरा मतलब सिर्फ था कि फुल रेट्रोस्पेक्टिव हुआ था। सर उन्होंने दिखाया, वो ब्रोशर हम ही लोगों ने किया था एक्चुअली फॉर दैट फेस्टिवल, हम ही लोगों ने छापा था एंड ऑल दोस आर्टिकल्स वी हैड ओनली सोर्स्ड एक्चुअली, क्योंकि उस समय नए आर्टिकल्स लिखना बहुत मुश्किल था, टाइम नहीं था। जस्ट लास्ट 2 पॉइंट्स मैं बोलना चाहूंगी कि हमने मिथ के बारे में बात की है, किस तरह से ऋतिक घटक का रिलेशनशिप मिथ से क्या था। हिस्ट्री पर उतना बात नहीं हुआ है एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूंगी कि मिथ और हिस्ट्री जो है उसका रिलेशनशिप उनके सिनेमा में बहुत प्रोमिनेंट वे में दिखता है। और यहाँ पे सुवर्ण रेखा वाली फिल्म में खास करके एयरपोर्ट सीक्वेंस की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगी, जहां वो जो हिस्ट्री है, सो हालांकि बंगाल की कहानी है, हालांकि विभाजन की कहानी है, ये फैमिली है, बट वो जो एयरपोर्ट सीक्वेंस है उसमें घटक उसको लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2, सो जब वो काली सीता जो छोटी सी बच्ची है काली के रूप का एनकाउंटर करती है वो, तो उस वक्त सुवर्ण रेखा में ऋतिक घटक इज कहना ये चाह रहे हैं कि ये हमारा एनकाउंटर विद द फेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वर्ल्ड वॉर 2 का जो नतीजा है, वर्ल्ड वॉर 2 ने जो किया है हमारे पूरे दुनिया में, ये डिस्ट्रक्शन का एक कंडेंस्ड फॉर्म वो इमेज है और वो जो भी सीक्वेंस है वो है। उसमें राम सीता का भी मिथ है, क्योंकि वो धरती में समा जाती है, वो भी कहानी उससे बताई जाती है। तो मिथ हिस्ट्री का खास कर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, मिथ हिस्ट्री एंड मेलोड्रामा, मेलोड्रामा का उतना जिक्र नहीं हुआ है। घटक का मेलोड्रामा जो है वो और इवन गुरुदत्त के मेलोड्रामा से अलग है। उसके लिए मैंने जो टर्म यूज किया अपने राइटिंग्स में, वो है क्रिटिकल मेलोड्रामा।
और क्रिटिकल मेलोड्रामा जो टर्म है वो उसका मैंने इंस्पिरेशन लिया है जॉर्ज लुकास के क्रिटिकल रियलिज्म से। सो क्रिटिकल रियलिज्म जैसे काम करता है वैसे क्रिटिकल मेलोड्रामा भी काम करता है, जहां जो अंदर की जो फीलिंग्स है, सोसाइटी का एनालिसिस तो है ही जैसे कि रियलिस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन मेलोड्रामेटिक फॉर्म में भी सोशल रियलिटी, हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है। इसके अलावा व्हाइल वी शुड रिमेंबर क्रिटिकल मेलोड्रामा, आई थिंक ये जिक्र अभी तक नहीं हुआ है कि घटक का जो विजन था वो एक सिविलाइजेशनल और एपिक विजन था। तो एंडिंग ऑफ अजांत्रिक में जब वो छोटा बच्चा हॉर्न लेके बजाता है एंड जगदल टूट गई, मन गाड़ी नहीं है और विमल जो है वो रो रहे हैं, लेकिन वो बच्चे हॉर्न से और देखिए वो मुस्कुराते हैं। एंडिंग ऑफ द फिल्म वो मुस्कुराते हैं कि इससे एक नया युग शुरू होगा। सेम थिंग इज इन कोमल गांधार, एंडिंग ऑफ कोमल गांधार कल ही मैं देख रही थी। एंड शुभन रेखा के एंड में वो छोटा बच्चा अपने मामा को, इतना कुछ हुआ है, पूरा लैंडस्केप ऑफ रूइन है, डिस्ट्रक्शन है, उसमें वो छोटा बच्चा अपने मामा का हाथ पकड़, चलिए चलिए जल्दी चलिए, आप बहुत स्लो हैं, आप बहुत धीरे चल रहे हैं, और एक नए दिशा की तरफ वो फिल्म जाती है। और मंत्र जो पढ़े जा रहे हैं वो भी मंत्र जो है वो उठ के आगे बढ़ने के मंत्र है। और एंडिंग ऑफ ताज तो मन फैंटास्टिक है, जहां मालो कम्युनिटी खत्म हो चुकी है और उसके जगह वो इमेजिन करती है, बासंती इमेजिन करती है कि खेत आ गए हैं, एग्रीकल्चरल एक नया मतलब युग हो रहा है। सो दैट काइंड ऑफ एंड ऋतिक घटक चाहे उनके लाइफ में बहुत सारे परेशानियां हुई, लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एटसेट्रा, लेकिन he never lost hope in the midst of, even in Jukku, in the midst of destruction, ruin के बीच में वो होप इन द फ्यूचर को कायम रखते थे। ये बहुत बड़ी बात है। सो हिज विजन, बहुत बड़ी बात है, ही इज वन ऑफ द रेयर फिल्म कि एक एपिक विजन को लेके आते हैं कि आगे हम कुछ कर सकते हैं, एक नया जीवन है आगे, उसका संघर्ष। बहुत अच्छी बात आपने कही है, नए जीवन। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये जो उम्मीद वाली बात है, इसी पर आज की बातचीत को हम खत्म करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक फिल्मकार का एक विजन भी दिखाता है और कहीं ना कहीं उनकी जो एक विचारधारा है उसकी तरफ भी इशारा करता है कि कुछ भी हो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बातचीत घटक पर बहुत अच्छी बातचीत रही, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब